कोरोना के इस काल में जो जिंदगी का जंग जीत गया वही विजेता है, जो हार गया वो जग छोड़ गया। लेकिन राजनीति के पिच पर विजेता कौन है, इसे लेकर लंबी बहस चल रही है। बीजेपी कह रही है कि हमने अपनी सीट बचा ली है, हार कौन सी है। कांग्रेस कह रही है ऐतिहासिक जीत है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कामकाज पर जनता ने मुहर लगा दी है। मगर यह बात सच है, यह कैसी जीत है? आपके पास 2 सीटें थीं, आपने दोनों अपने पास रख ली है, इसे ऐतिहासिक जीत कैसे कह सकते हैं? जब आपके पास पूरी सरकारी मशीनरी थी, 2-2 महीने से दर्जनों कैबिनेट मंत्री इलाकों में पड़ाव डाले हुए थे, उसके बावजूद अपनी सीटें 2 बचा ली है, इसमें कौन सी ऐतिहासिक जीत हुई है? अगर पूरे देश में 20 विधानसभा उपचुनाव को देखें तो महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1000 के अंतर से चुनाव हारी है और 1 सीट कांग्रेस ने कर्नाटक में हारी है। उसके बाद बाकी सारी सीटों पर जिसके पास जो सीटें थी वो बरकरार रखी है। और राजस्थान में तो कहा जा सकता है कि जिनके परिवारों में मौत हुई थी, उनके परिवार के लोगों को लोगों ने वोट देकर जिताया है। ऐसे में कौन सी महान स्ट्रेटेजी और कौन सी महान लोकप्रियता थी जिसे लेकर इतना ज्यादा ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार ने जबरदस्त सफलता हासिल की है। देखिए, राजस्थान में उपचुनाव में अब तक की सबसे बड़ी सफलता कही जा सकती है तो सितंबर 2014 का वो चुनाव था जिसमें राजस्थान के 4 विधायक सांसद बने थे और उसके बाद चुनाव हुए थे। 9 महीना पहले ही अब तक के सबसे प्रचंड बहुमत के साथ वसुंधरा राजे सत्ता में लौटी थी 163 सीटों के साथ। 3 महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सबसे ज्यादा लोकप्रियता के साथ केंद्र की सत्ता पर काबिज हुए थे। वैसे माहौल में चारों सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे। सचिन पायलट अकेले थे। कांग्रेस बिल्कुल कमजोर थी, मनोबल गिरा हुआ था क्योंकि इतिहास की सबसे बड़ी हार से गुजर रही थी। उसके बावजूद सचिन पायलट ने बिना संसाधन के अपने चेहरे की बदौलत 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। सूरजगढ़ का वो चुनाव कौन भूल सकता है कि वसुंधरा राजे का पूरा प्रशासन, पूरा मंत्रिमंडल वहां पड़ा हुआ था, उसके बावजूद श्रवण कुमार ने जीत हासिल की। इसके अलावा सांवरलाल जाट की सीट थी नसीराबाद, वहां से भी कांग्रेस ने जीत हासिल की। वैर सीट भी कांग्रेस ने जीती थी। केवल 1 सीट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की लोकप्रियता की वजह से बीजेपी के संदीप शर्मा ने जीत हासिल की थी। वो उपचुनाव था जिसमें कहा जा सकता है कि एक तरफ पूरी सरकार थी, दूसरी तरफ सचिन पायलट अकेले थे और शानदार सफलता दर्ज कराते हुए 3-1 से कांग्रेस के लिए मनोबल बढ़ाने का काम किया था। अगर आप बायस नहीं हैं तो कहा जा सकता है कि राजस्थान के उपचुनाव के इतिहास में वो सबसे जबरदस्त जीत थी जिसे बहुत ज्यादा कांग्रेस के लोग चर्चा नहीं करते हैं। अगर इस चुनाव को देखें तो इसमें कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली। हाँ, ये कह सकते हैं कि बीजेपी के घर के अंदर के झगड़े की वजह से सहाड़ा में बड़ी जीत हासिल की है। सुजानगढ़ में जिस मार्जिन से मास्टर भंवर लाल मेघवाल जीते थे उससे कम मार्जिन से उनके बेटे मनोज मेघवाल जीते हैं। हाँ, ये सच बात है, राजसमंद में जिस मार्जिन से किरण महेश्वरी जीती थी उससे बेहद कम मार्जिन से उनकी बेटी दीप्ति महेश्वरी जीती हैं। लेकिन इसमें कांग्रेस के नेताओं का इतना बड़ा कमाल नहीं है जितना बीजेपी के घर के अंदर के झगड़े का है। अब देखिए, कहा जा रहा है कि सतीश पूनिया फेल हो गए, लेकिन जिस तरह से चुनाव हुआ है उसे देखें तो कहा जा सकता है कि सतीश पूनिया ने अपना झंडा राजस्थान की राजनीति में गाड़ दिया है। कहा जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नाराज हैं और नाराज थी भी क्योंकि एक बार भी वो बीजेपी के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील नहीं की थी। जितने बड़े नेता थे वो सभी के सभी पश्चिम बंगाल चुनाव में व्यस्त थे। यहां जो नेता थे वो भी ज्यादा सक्रिय नहीं थे। उसके बावजूद बीजेपी ने अपनी सीट बचा ली है। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीनों सीटें जीत जाते, बीजेपी से भी सीट छीन लेते, तो कह सकते थे कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जादू जनता के सिर चढ़कर बोल रहा है
मगर जिसके पास जो सीटें थी उसके पास रह गई है। वही व्यवस्था है जो पहले थी। सतीश पूनिया ने यह साबित कर दिया है कि तमाम नेताओं को के विरोध के बावजूद बीजेपी के पास एक कैडर है जो अपनी सीट बचा सकता है। अब कहा जा रहा है कि अब बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने रिपोर्ट मांगी है कि किन किन नेताओं ने किस तरह से भीतरघात किया है, कहां कहां पर वोट बिगाड़े गए हैं, कौन से बीजेपी के पूर्व मंत्री और पूर्व पदाधिकारी थे जो कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में थे और किन किन कार्यकर्ताओं को कहां कहां फोन किया है। उसकी पूरी लिस्ट 2 दिन में तैयार की जा रही है और वो केंद्रीय नेताओं को भेजी जाएगी ताकि राजस्थान में जो बीजेपी की हालत है उससे उबरा जा सके। लेकिन कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि सतीश पूनिया फेल नहीं हुए हैं। जिस तरह से घेराबंदी उनकी राजसमंद में की गई थी वो सकुशल बाहर आए हैं और उन्होंने बताया है कि भले ही पहली बार के विधायक हैं मगर अपने कैडर के बल पर वो कांग्रेस को चुनौती दे सकते हैं। मगर सतीश पूनिया को यह समझना होगा कि वो संघनिष्ठ नेताओं को लेकर साथ चलें, संघ से अपनी निष्ठा लगातार दिखाते रहें, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि वासुदेव देवनानी, मदन दिलावर, जोगेश्वर गर्ग ये कोई महान रणनीतिकार हैं। देखिए, संघ के लोग अच्छे संगठनकर्ता होते हैं लेकिन केवल संगठनकर्ता होने की वजह से लोगों में एक मास अपील नहीं जाती है, वरना ऐसा होता तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की क्या जरूरत पड़ती, संघ तो पहले से ही था। इसीलिए सतीश पूनिया को यह समझना होगा, चाहे जो भी चुनाव में देखता हूं पिछले साल भर में, हर चुनाव में देखता हूं मदन दिलावर, वासुदेव देवनानी, जोगेश्वर गर्ग इस तरह के नेताओं को महान रणनीतिकार बनाकर सतीश पूनिया आगे कर देते हैं। ठीक है, ये पर्दे के पीछे अच्छा काम करते होंगे लेकिन चुनाव में साम दाम दंड भेद सब चलता है। ऐसे नेताओं को चुनकर उन्हें आगे लाना होगा और जो खेमेबाजी है उस खेमेबाजी को खत्म करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि ये कहते हैं कि मैं लगातार लोगों से संपर्क करता हूं और खेमेबाजी को खत्म करने का काम करता हूं, कोशिश करता हूं, लेकिन वो कोशिश दिखनी भी चाहिए। आप बहुत सारे बीजेपी के नेताओं का फोन आता है कि हम काम करना चाहते हैं मगर हमारी वहां एंट्री नहीं है, हम करें क्या। ऐसे में सतीश पूनिया को अपना दायरा बढ़ाना होगा। लेकिन इन उपचुनावों में हनुमान बेनीवाल की जिस तरह से एंट्री हुई है एक संभावना जगाता है तीसरे मोर्चे के लिए। जिस तरह से चूरू जिले में उनको वोट मिला है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में अगर वो अपनी पार्टी के ऊपर काम करें, मेहनत करें, संगठन को खड़ा करें तो लोग उनके साथ जुड़ सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि इस चुनाव में ना तो कांग्रेस कह सकती है कि हम कोई महान जीत दर्ज किए हैं, न बीजेपी को रोना आ सकता है कि हम बुरी तरह से हारे हैं, और ना ही हनुमान बेनीवाल कह सकते हैं कि जनता ने हमें खारिज कर दिया, मैं कहां जाऊं। सबके लिए बराबर की संभावनाएं जनता ने छोड़ी है और साथ ही जनता ने यह भी संदेश दिया है सहाड़ा जैसे उपचुनाव में 2% नोटा वोट डालकर कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी जनता है जिनका मन राजनीतिक पार्टियों से उचट रहा है, वो उदासीन हो रहे हैं। ये बड़ा चैलेंज है राजनीतिक पार्टियों के लिए कि लोकतंत्र में जनता के भरोसे को कायम रखें। कैमरामैन चेतन के साथ राजस्थान तक के लिए शरद कुमार।